अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास लिंक लिस्ट का टॉपिक ही कंटिन्यू है और इसमें हमारे पास आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे स्टैक की री इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट। इससे पहले हमने इसे एरे से इम्प्लीमेंट किया था। फिर क्यू की री इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट, इसको भी हमने पहले एरे से इम्प्लीमेंट किया था। और उसका टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट एंड देन हमारा चैप्टर का कंक्लूजन है। तो मजीद इंतजार के बिना आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट में क्या है, मुझे स्टैक की बेसिकली अब फंडामेंटल्स पता है कि स्टैक कैसे काम करता है। मुझे अब उसे यूजिंग दिस लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट री इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आप सामने देखें तो पुश का एल्गोरिथम आपके सामने मौजूद है और ये अपेरेंटली देखने से ही फेयरली सिंपल और शॉर्ट नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये अपेरेंटली शॉर्ट ही है और है भी आसान। अब इसमें आसानी तो है, और अगर मैं आपको कहूं कि ये एल्गोरिथम ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं इन इंसर्शन, क्योंकि पुश कर रहा हूं तो इंसर्शन के जो हमने 3 एल्गोरिथम किए हैं लिंक लिस्ट के, इंसर्शन एट द बिगनिंग, इंसर्शन एट द एंड और इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो उसी में से कोई एक एल्गोरिथम ये पुश वाला जो है आपका फंक्शन ये एल्गोरिथम यूटिलाइज कर रहा है। ये यूं कहूं कि वही एल्गोरिथम है, बस नाम इसका पुश दे दिया गया है। तो बस अब आपसे सवाल ये है कि कैन यू आइडेंटिफाई कि स्टैक, ठीक है स्टैक ध्यान रहे। पहले यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ कि बताइए यहाँ पे कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई हो रहा है इंसर्शन का। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले स्टेप में अगर एक नोड मौजूद है तो टॉप नाम का पॉइंटर है, ठीक है। अब लिस्ट में टॉप नाम का पॉइंटर, स्टार्ट नाम का पॉइंटर नहीं है। टॉप नाम का पॉइंटर एक एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और उसमें है 10 और उसमें नेक्स्ट में है नल, यानी एक ही एलिमेंट मौजूद है स्टैक के। उसके बाद अगर मैं मजीद एलिमेंट पुश करता हूँ तो पुश 20, तो 20 आपने देखा कि टॉप पर आ गया है और टॉप का पॉइंटर उससे पॉइंट कर रहा है, यानी 10 टूवर्ड्स राइट शिफ्ट, एक तरीके से शिफ्ट दिखाई दे रहा है। टॉप मोस्ट एलिमेंट अब 20 बन गया और टॉप का पॉइंटर उसे ही पॉइंट कर रहा है। फिर एक और एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ 30, तो अब 30 आप देख रहे हैं सबसे पहले आ गया और टॉप का पॉइंटर उसे ही पॉइंट कर रहा है। तो इन 3 स्टेप्स के बाद क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें इंसर्शन के जो हमने 3 एल्गोरिथम पढ़े हैं उनमें से कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई हो रहा है? इंसर्शन एट बिगिनिंग, इंसर्शन एट एंड, इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन, कौन सा एल्गोरिथम यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? जी क्लास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इस ब्लॉक डायग्राम को देखते हुए बताना है कि यहाँ पे इंसर्शन कहाँ हो रही है, बिगनिंग में हो रही है, एंड में हो रही है, या कहीं मिडल में हो रही है। बहुत ऑब्वियस है इसका आंसर, देखने से ही पता लग रहा है कि नया एलिमेंट जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ वो मेरे पास बिगनिंग में ही आ रहा है, ठीक है। और टॉप उसे हमेशा पॉइंट कर रहा है, टॉप हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है या टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, स्टैक के कंटेक्स्ट में कहा जाए। और जब भी मैं कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करता हूँ वो टॉप प्लेस पर ही इंसर्ट हो जाता है, यानी फर्स्ट लोकेशन पर ही इंसर्ट हो जाते हैं। यानी ये पुश का एल्गोरिथम इज एग्जैक्टली सेम एज इंसर्शन एट द बिगिनिंग। तो आप एल्गोरिथम को भी देखें तो ऐसे ही है कि जब भी मुझे कोई नई नोड इंसर्ट करनी होती है, से मैं यहाँ पे इस सिनेरियो को कंसिडर कर लेता हूँ कि मुझे एक नई नोड इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं एक नई नोड क्रिएट करता हूँ, से यहाँ पे एक नई नोड क्रिएट हो गई, एक नई नोड आ गई मेरे पास, ठीक है। इस नई नोड के अंदर मैंने, फिर अगला स्टेप क्या है कि इस नई नोड के अंदर मुझे डेटा मूव करना है। डेटा में मैं कोई भी डेटा मूव कर सकता हूँ, से यहाँ पर मैंने डेटा मूव कर दिया। पहली नोड वाली अगर बात करूँ तो यहाँ पे मैंने मूव कर दिया डेटा में 20, ठीक हो गया। अब एक नई नोड आज मैंने बना ली है। अब क्या कर रहा हूँ, न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या करूँ? अंडरस्टूड सी बात है। जब मैंने बताया कि बिगिन में इंसर्ट होगी तो बिगिन में आपको याद होगा कि हमने लाइंस को चाहे दोनों केसेस को मर्ज कर दिया था कि सिंपली स्टार्ट पॉइंटर को असाइन करा देते। तो यहाँ पे स्टार्ट नहीं है बल्कि क्या की वर्ड यूज हो रहा है, टॉप। तो मैं कह रहा हूँ टॉप वाला जो है इसको पॉइंट करने लग जाए, यानी न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टॉप का एड्रेस आ जाए। तो टॉप इस वक्त किसे पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट कर रहा है, तो जैसे ही मैं इसमें टॉप लिखूंगा तो ये इससे पॉइंट करने लग जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि 20 यहाँ आ गया और 20 के नेक्स्ट में क्या आ गया,
वो एड्रेस आ गया है जो टॉप के पास था, ये आ चुका है। अब जाहिर सी बात है क्योंकि ये पहले एलिमेंट आ चुका है तो मुझे टॉप को अपडेट करना है, यानी टॉप इक्वल्स टू दिस न्यू नोड मुझे करना पड़ेगा, और ये कर दूं तो मेरे पास एग्जैक्टली ये वाली सिचुएशन आ जाएगी जो यहाँ आई हुई है। तो मेरे पास क्या होगा, 20 विल बिकम माई फर्स्ट नोड और वो टॉप पर आ जाएगी। तो ये एल्गोरिथम बिल्कुल सेम वही है, आप चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या आया है कि मैंने स्टार्ट के बजाय टॉप का कीवर्ड यूज कर दिया है, यानी जो फर्स्ट नोड है, चूंकि स्टैक है तो स्टैक में टॉप का कीवर्ड यूज होता है, तो यहाँ पे मैंने टॉप का कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, इसी तरह जब 30 वाली नोड आएगी तो वो भी यही करेंगे, यही स्टेप से गुजरेगी और यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो ये एल्गोरिथम फेयरली सिंपल है। न्यू नोड क्रिएट करें, न्यू नोड के डेटा में आइटम डालें और न्यू नोड की नेक्स्ट फील्ड को टॉप के बराबर कर दें। यानी अब न्यू नोड थर्ड स्टेप में क्या होगा, प्रीवियसली जो टॉप पे नोड थी उसे पॉइंट करने लग जाएगा, और टॉप जो है इस नई आने वाली नोड को पॉइंट करने लग जाएगा, यानी टॉप इक्वल्स टू न्यू। तो ये था पुश ऑपरेशन जो कि सेम एज है इंसर्शन एट द बिगिनिंग, सिर्फ मैंने स्टार्ट के बजाय टॉप कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर मैं स्टैक की बात करता हूं तो स्टैक में इंसर्शन हमेशा टॉप से ही होती है। अच्छा, क्वेश्चन है आप लोगों से, इफ यू रिकॉल हमने स्टैक पढ़ा था तो स्टैक में दो स्पेशल कंडीशन आ जाती थी जिसे कहा जाता था अंडरफ्लो एंड ओवरफ्लो। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि पुश के एल्गोरिथम में क्या आता था, ओवरफ्लो या अंडरफ्लो? पुश के एल्गोरिथम में हमारे पास ओवरफ्लो की कंडीशन आती थी या अंडरफ्लो की कंडीशन आती थी? कीप इन माइंड, पुश में हम नया एलिमेंट इंसर्ट कर रहे होते हैं, यानी मजीद एलिमेंट इंसर्ट होंगे अगर रिपीटेटिव पुश ऑपरेशन। तो इस केस में मेरे पास ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी या अंडरफ्लो की कंडीशन आएगी? ठीक है, मेजोरिटी का आंसर मेरे पास आ रहा है ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो ही इसका सही आंसर है। ओवरफ्लो का मतलब है कि कैपेसिटी से ज्यादा। तो जब भी मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो कैपेसिटी बढ़ती है, और कब कैपेसिटी बढ़ेगी तो ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है, तो स्टैक में पुश ऑपरेशन में मैं ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करता था एल्गोरिथम में, लेकिन यहाँ पे मैंने नहीं की, यहाँ पे मैंने ओवरफ्लो का चेक नहीं लगाया। तो इसकी क्या वजह है, क्या लगाना चाहिए था मुझे, या मैं भूल गया हूँ, या लगाने की जरूरत ही नहीं है? तो आपको क्या लगता है, क्या सिचुएशन है यहाँ पर? जी क्लास, क्या मुझे यहाँ पे ओवरफ्लो चेक करने की जरूरत है? चलिए मैं ही जवाब दे देता हूँ, यहाँ पे मुझे ओवरफ्लो चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब मैं जब स्टैक इंप्लीमेंट कर रहा हूँ वो लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ना कि एरे से। तो जब मैं एरे से इंप्लीमेंट करता था तो एरे का साइज में इनिशियली जो कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेता था, जैसे 10 है तो फिर मुझे ध्यान रखना पड़ता था कि मैं 10 से ज़्यादा डेटा इसमें इंसर्ट ना करूँ। जबकि लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका साइज रन टाइम पे वेरी हो सकता है। तो थेरेटिकली इट इज़ पॉसिबल कि हमारे पास इसका साइज इन्फिनाइट है। ठीक है, मैं जितने चाहे एलिमेंट इंसर्ट इसमें कर सकता हूँ। जब जितनी मेरे सिस्टम में रैम अवेलेबल है तो उतनी यहाँ पे स्टैक क्रिएट की जा सकती है, यानी इसमें कोई बाउंड एज सच है नहीं। तो बाउंड नहीं है तो यहाँ पे कभी भी ओवरफ्लो नहीं आएगा। तो दैट्स वाई मैंने ओवरफ्लो का चेक यहाँ पे नहीं लगाया, क्योंकि कोई नंबर है ही नहीं, लिस्ट का कोई फाइनल साइज है ही नहीं। तो यहाँ पर ओवरफ्लो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन चेक नहीं की गई, क्योंकि कोई मैक्सिमम साइज है ही नहीं, साइज रन टाइम पे वेरी हो सकता है। देन पुश का एल्गोरिथम हो गया, तो नेक्स्ट एल्गोरिथम विल बी डेफिनेटली पॉप। अब पॉप का मतलब क्या होता है, स्टैक के टॉप से डेटा को निकालना। अगर यहाँ आप एग्जांपल देखें तो क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ से पॉप करता हूँ, यानी प्रीवियस स्लाइड को ही देखते हैं, तो पॉप करने की सूरत में 30 वाला एलिमेंट यहाँ से निकल गया, और फिर अगर पुश करता हूँ तो फिर नया एलिमेंट 40 जो ऐड हो रहा है वो टॉप पर हो रहा है, फिर अगर पॉप करता हूँ तो एलिमेंट टॉप से ही निकल रहा है। तब आपसे सवाल यही है कि यहाँ पे मैं डिलीशन कौन सी परफॉर्म कर रहा हूँ। डिलीशन का जाहिर सी बात है, पॉप का मतलब डिलीट, रिमूव।
तो डिलीशन एट बिगनिंग हो रहा है, डिलीशन एट एंड हो रहा है, या स्पेसिफिक पोजीशन हो रहा है। ये चले और आसान कर देता हूँ, डिलीशन एट स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, या तो एंड है या स्टार्ट है, यानी बिगनिंग से डिलीट हो रहा है या एंड से डिलीट हो रहा है। अब आप बताइए मुझे इसमें से कौन सा ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म हो रहा है, या ये किससे क्लोजली रिलेटेड है। जी क्लास, यहाँ पे डिलीशन फ्रॉम एंड हो रहा है या डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग हो रहा है। टॉप तो है, लेकिन किससे मैच हो रहा है। कीप इन माइंड, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि टॉप इज सेम एज स्टार्ट, और स्टार्ट हमारी बिगनिंग मार्क करता है लिस्ट की। तो इट मीन टॉप यहाँ पर स्टैक की बिगनिंग मार्क कर रहा है, यानी लिस्ट की बिगनिंग या स्टैक का टॉप जो है वो बिगनिंग वाला है। तो यहाँ पे जो डिलीशन का एल्गोरिथम लगेगा वो भी बिगनिंग वाला ही लगेगा। तो अंडरस्टूड सी बात है ना, क्योंकि स्टैक में तो एक ही एंड होता है जहां से मैं इंसर्ट करता हूँ या डिलीट करता हूँ। तो अगर पुश करते वक्त वो बिगनिंग था तो पॉप करते वक्त भी वो बिगनिंग ही हुआ। तो यहाँ पे डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग वाला एल्गोरिथम ही लग रहा है। तो इस अगर एल्गोरिथम को आप ध्यान से देखें तो इसमें मैंने अंडरफ्लो वाली कंडीशन टेस्ट की हुई है। क्यों अंडरफ्लो इसमें आएगा, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने कहा डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर इसमें ओवरफ्लो नहीं आएगा, लेकिन क्या इट इज ट्रू फॉर अंडरफ्लो एज वेल? क्या अंडरफ्लो नहीं आएगा अगर डेटा डायनेमिक इन नेचर है तो, या आएगा? तो उसका जवाब वैसे सामने ही मौजूद है, क्योंकि मैंने कंडीशन इंप्लीमेंट की हुई है। यस, अंडरफ्लो के चांसेस हैं, क्योंकि लिस्ट एम्प्टी हो सकती है, स्टैक एम्प्टी हो सकती है, यानी स्टैक के अंदर कोई डेटा ना हो और मैं उसमें से पॉप करने की कोशिश करूं तो ये अंडरफ्लो तो आ सकता है। क्योंकि स्टैक का बढ़ने के लिए, यानी कि बाउंड तो कुछ नहीं है, लेकिन जीरो के नीचे हो सकता है जीरो हो जाए, और जीरो के बाद में अगर डिलीट या पॉप करने की कोशिश करूं तो अंडरफ्लो आ सकता है। तो डेट्स वाई यहाँ पे मैंने चेक किया हुआ है, इफ टॉप इक्वल्स टू नल। टॉप इक्वल्स टू नल का मतलब ये है कि लिस्ट इज एम्प्टी या स्टैक इज एम्प्टी, और अगर स्टैक एम्प्टी है तो मैं इसमें से डिलीट नहीं कर सकता एलिमेंट, तो यहाँ पे आएगा अंडरफ्लो, यानी ये मैसेज दे दूं स्टैक इज एम्प्टी या अंडरफ्लो, और यहीं पे मेरा प्रोग्राम क्विट कर जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा? अगर ऐसा नहीं है तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। से मैं ये वाली नोट को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये वाली नोट को मुझे डिलीट करना है, ठीक है। आपको याद होगा डिलीशन का एल्गोरिथम मैंने बताया कि पहले लिस्ट के पॉइंटर अपडेट होते हैं, ठीक है, और एक मैं टेम्पररी पॉइंटर भी ले लेता हूँ जिससे मुझे डिलीट करना होता है। तो सबसे पहले तो एक यहाँ पे पॉइंटर आ जाएगा मेरे पास, जिस नोट को मैं डिलीट करने वाला हूँ उस पर आ जाता है टेम्प। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास टेम्प। तो टेम्प को मैंने सेम एज टॉप कर दिया, तो आप देख सकते हैं टेम्प इज सेम एज टॉप। इस लाइन से ये हो गया कि टेम्प और टॉप एक जगह पर आ गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लिस्ट अपने आप को अपडेट करेगी, तो टॉप की वैल्यू मुझे अपडेट करनी है। टॉप इस वक्त 40 को पॉइंट कर रहा है, अगर मुझे 20 को पॉइंट कराना है तो सिंपली मुझे करना पड़ेगा टॉप का नेक्स्ट, नेक्स्ट कर दूंगा तो ये आगे नोट पे चला जाएगा। और फिर सिंपली मुझे क्या करना है, टेम्प से डेटा रिट्रीव करके इसे फ्री करा देना है। तो यहाँ से मैंने टेम्प से डेटा निकाल लिया और ये फ्री करा दिया टेम्प को एज इट इज, और उस डेटा को मैंने रिटर्न करा। तो इस तरीके से इसमें टॉप मोस्ट एलिमेंट डिलीट हो गया। टॉप को मैंने पहले टेम्पररी पॉइंटर पे पॉइंट करवाया, फिर टॉप से अपडेट कर दी, यानी सेकंड नोड को, यानी टॉप की बात कर रहा हूँ तो जो सेकंड टू टॉप नोड थी हमारे पास इन दिस केस इज 20, तो टॉप को मैंने वहां पॉइंट कराया। और उसके बाद 40 वाली नोड चूंकि अब लिस्ट से निकल चुकी है या स्टैक से निकल चुकी है, तो मैंने उसको फ्री करा दिया या डी एलोकेट करा दिया, ठीक। तो ये एल्गोरिथम में भी कोई नई बात नहीं है, इट इज सेम एल्गोरिथम, बट इसका पर्सपेक्टिव बदल गया, हम इसको स्टैक के पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, यानी इट इज द सेम एल्गोरिथम एज डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग। बस फर्क क्या आया है कि मैंने स्टार्ट के बजाय टॉप का कीवर्ड यूज कर लिया है। आप दोनों एल्गोरिथम को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं, एंड यू विल नोटिस कि कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों एल्गोरिथम के मेन स्टेप्स वही हैं कि मैं पहले उसमें टेम्प इक्वल टू स्टार्ट करता था, देन स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट का नेक्स्ट कर देता था,
और फिर फ्री करा देता है एंड में टेम्प को। तो इसमें स्टार्ट के बजाय टॉप का कीवर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो ऐसी लिस्ट यानी यूं कहा जाए ऐसी लिंक लिस्ट जो सिर्फ और सिर्फ इंसर्शन एट बिगनिंग और डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग के ऑपरेशन अलाउ करे, तो वो वाली लिस्ट क्या कहलाने लग जाती है, स्टैक कहलाने लग जाती है। बिल्कुल वैसी जैसे एरे में हमने रिस्ट्रिक्ट करा था कि ऐसा एरे जो सिर्फ और सिर्फ टॉप मोस्ट यानी टॉप इंडेक्स से ही इंसर्शन या डिलीशन अलाउ करे, वो कहलाता था स्टैक। तो इसी तरह लिंक लिस्ट भी जो सिर्फ और सिर्फ इंसर्शन या डिलीशन बिगिनिंग से अलाउ करे, वो कहलाती है स्टैक या लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो कुछ फीडबैक रिक्वायर्ड है मुझे, क्लियर है या नहीं बताइए, फिर हम मजीद आगे बढ़ते हैं। जी क्लास बात क्लियर है यहाँ तक? तंजील, मुश्तबा, आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ये इतने मुश्किल नहीं है। अगर आपको लिंक लिस्ट के बेसिक इंसर्शन डिलीशन समझ में आ जाते हैं तो ये बस एक उसका कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है, ऑपरेशन और कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, तो ये था दैट्स इट स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। हम इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाएंगे। सेकंड टॉपिक हमारे पास वही है कि क्यू को भी हम लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्यू अगर आपको याद हो तो क्यू हमारा चैप्टर काफी डिस्क्रिप्टिव हो गया था क्योंकि क्यू में इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, तो क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट हमारे पास आ गए। अच्छा, तो क्यू उसका अगर टॉपिक आपको याद हो तो क्यू में जब हमने पहले बेसिक क्यू बनाई तो उसमें हमें पता लगा कि भाई इशू ये आ रहा है कि अगर तो मैं शिफ्टिंग कराता हूँ तो वो ओवरहेड है, अगर मैं शिफ्टिंग नहीं कराता और अपने फ्रंट और रेयर दो इसमें एंड्स होते हैं, फ्रंट से हमेशा डिलीशन होती है और रेयर से हमेशा इंसर्शन होती है। तो मैंने फ्रंट और रेयर के अगर पॉइंटर्स को कह लें या मार्कर्स को अपडेट करने की कोशिश की तो उस सूरत में मेरे पास एक इशू क्या आया कि लेफ्ट साइड मेरी एम्प्टी होती जाती थी और क्यू में जगह होने के बावजूद मैं कह देता था ओवरफ्लो। ठीक है, लेकिन फिर मैंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला था कि अपनी क्यू को सर्कुलर कर दिया। लेकिन यहाँ पर तो आपको जैसे कि पता ही है कि लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कभी भी फुल नहीं होता, तो थेरेटिकली इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर आपको सर्कुलर फैशन में एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप लीनियर फैशन में ही करेंगे। और सीधी सीधी बात है, फ्रंट और रेयर के दरमियान जितनी नोड्स हैं वो वैलिड हैं और फ्रंट से पीछे वाली भी डिलीट होती जाएंगी और रेयर से आगे भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या है कि अगर आप देखें सामने कुछ ऑपरेशंस लिखे हुए हैं, अगर लिस्ट में एक ही नोड है तो फ्रंट भी उसे ही पॉइंट कर रहा है, रेयर भी उसे ही पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर एक और नोड इंसर्ट होती है तो आप देखें वो रेयर उसे पॉइंट कर रहा है, फिर एक और नोड अगर इंसर्ट होती है तो फिर उसे रेयर पॉइंट कर रहा है। या यूं कहा जाए फ्रंट अपनी पोजीशन पे है और जब जब नई इंसर्शन होती है नोड की तो रेयर अपने आप को अपडेट करता है और उस नोड को पॉइंट करने लग जाता है। और वो नोड अगर देखा जाए ब्रॉड पर्सपेक्टिव से तो वो नोड हमेशा लास्ट नोड होती है। ठीक है, तो रेयर हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है और फ्रंट हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक एडिशनल बात क्या हो गई कि हमारे पास दो पॉइंटर हैं। ठीक है, फ्रंट पॉइंटर एंड रेयर पॉइंटर, और फ्रंट पॉइंटर हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, यानी इसका मतलब है फ्रंट इज सेम एज स्टार्ट पॉइंटर। ठीक है, फ्रंट इज सेम एज स्टार्ट पॉइंटर क्योंकि हमेशा पहली नोड या बिगनिंग ऑफ द लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। जबकि यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल पॉइंटर भी मौजूद है जिसका नाम है रेयर और वो हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। ठीक है, और वो हमेशा लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। तो यहाँ से हमें फायदा क्या हुआ कि अगर मैं बात करूँ इंसर्शन, तो यहाँ पे इंसर्शन हमेशा रेयर से होती है, यानी यूं कहा जाएगा कि इसमें एल्गोरिथम लग रहा है इंसर्शन एट द एंड। ठीक है, इंसर्शन का एल्गोरिथम एंड वाला लग रहा है क्योंकि रेयर इज एट द एंड। कैसे पता मुझे रेयर एंड है? क्योंकि रेयर के पास जो भी नोड है उसके नेक्स्ट में क्या मौजूद है, नल। तो नेक्स्ट में नल होने का मतलब है रेयर के पास हमेशा लास्ट नोड की लोकेशन होती है, लास्ट नोड का एड्रेस होता है। तो अगर आपको याद हो इंसर्शन एट द एंड में मुझे एंड तक पहुंचने के लिए ट्रेवर्स करना पड़ता था, एक टेम्पररी वेरिएबल लेके मैं लूप लगाता था और फिर एंड तक जाता था।
तो यहाँ पे वो एक्स्ट्रा स्टेप हमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनिशियली ही हम रेयर नाम पे एक पॉइंटर मैनेज कर रहे हैं जो हमेशा रेयर को पॉइंट करेगा। तो वो समझ लें टेम्प इज सेम एज रेयर, तो मुझे टेम्प को बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि रेयर के पास ऑलरेडी लास्ट नोड की लोकेशन है। अगर ऑलरेडी लास्ट नोड की लोकेशन मेरे पास है तो मुझे तो सिर्फ लास्ट नोड के आगे एक नई नोड इंसर्ट करनी है और उसे लास्ट नोड बना देना है। तो ये एल्गोरिथम बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, बस इसमें मुझे वो वाइल लूप भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रेयर के पास ऑलरेडी लास्ट नोड की लोकेशन होती है, यानी उसके बाद के स्टेप रिपीट करने। तो इसमें क्या होगा कि क्रिएट अ न्यू नोड करूंगा अगर मैं, तो यहाँ पे एक मैं नोड बना के बात समझा देता हूँ। से ये सिचुएशन है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट अ न्यू नोड करता हूँ, एक न्यू नोड बना ली। अब मुझे पता है कि ये नोड जो है भाई लास्ट नोड होने वाली है, तो लास्ट नोड की वजह से मुझे इसमें पता है क्या क्या चेंजेस आएंगी। पहली चीज तो मैंने डेटा इसमें मूव कर लिया, कोई भी डेटा कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 20 है तो मैं 20 ही कर रहा हूँ। और चूंकि मुझे पता है कि एंड में इंसर्ट होने वाली है, तो ये लास्ट नोड है, लास्ट नोड है, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे पहले से कर दिया नल। ठीक है, तो ये दो लाइंस तो हो गई, स्टेप 2 और 3। न्यू नोड, ये न्यू नोड है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड न्यू नोड। ये मैंने अभी अभी न्यू नोड बनाई है, एन न्यू नोड। तो न्यू नोड के डेटा में 20 कर दिया, न्यू नोड के नेक्स्ट में कर दिया नल। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक स्पेशल केस टेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है ना कि मेरी क्यू एम्प्टी हो सकता है मेरी क्यू एम्प्टी हो सकता है क्यू एम्प्टी ना हो। लेकिन फिलहाल ये जो केस आपको दिखाई दे रहा है इसमें क्यू एम्प्टी नहीं है, यानी रेयर इज पॉइंटिंग अ वैलिड नोड। अगर रेयर नल को पॉइंट कर रहा होता तो इसका मतलब होता लिस्ट तो मेरी एम्प्टी है। तो मैंने यहाँ चेक किया कि रेयर नॉट इक्वल्स टू नल है। रेयर नॉट इक्वल्स टू नल का मतलब है लिस्ट एम्प्टी नहीं है, लिस्ट में कोई वैलिड एड्रेस है, और आप देख सकते हैं रेयर एक वैलिड नोड को पॉइंट कर रहा है। अगर तो ऐसा है तो मुझे क्या करना है, रेयर जिस नोड को भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है, रेयर मेरा इसको पॉइंट कर रहा है, तो चूंकि इसके बाद आनी है नोड, तो मैं इसकी नेक्स्ट फील्ड को पॉइंट करा दूंगा न्यू नोड पे, यानी रेयर की नेक्स्ट फील्ड इक्वल्स टू न्यू नोड। तो ये आ गई ये वाली इंस्ट्रक्शन, रेयर की नेक्स्ट फील्ड इक्वल्स टू न्यू नोड। और फिर सिंपली मुझे क्या करना है, रेयर को इस पे पॉइंट करा देना, क्योंकि अभी अपडेटेड लास्ट नोड है। तो ये आ गया स्टेप नंबर 5, रेयर इक्वल्स टू न्यू नोड। तो सूरत में फिर अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरे पास इवेंचुअली ये स्टेप आ जाएंगे जो यहाँ पे हुआ, कि ये दोनों स्टेप से ये हो जाएगा कि 10 के आगे भी लग जाएगी और रेयर भी 20 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो ये हर मर्तबा रेयर को मैं न्यू नोड पे पॉइंट करा देता हूँ, इसी वजह से हमेशा मेरे पास लास्ट नोड पे रेयर का पॉइंटर रहता है। ठीक है, अगर ये स्टेप 5 नहीं लिखूंगा तो फिर बार बार मुझे वो वाइल लूप लगा के लास्ट नोड को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैं रेयर को हमेशा न्यू नोड के बराबर कर देता हूँ, तो इससे क्या होता है कि हर मर्तबा मेरे पास एट एनी पॉइंट इन टाइम लास्ट नोड की लोकेशन मौजूद होती है, और किस पॉइंटर में होती है, रेयर में होती है। तो ये तो हो गया वे केस जो आपके सामने बना हुआ है। इसी तरह मैं 30 भी इंसर्ट कर लूंगा, इसी तरह कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करूंगा, एंड में हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं स्पेशल केस की, कि अगर रेयर की वैल्यू नल है। रेयर की वैल्यू नल होने का मतलब है कि रेयर इज नॉट पॉइंटिंग एट एनी लोकेशन। रेयर कह लें या फ्रंट कह लें, दोनों किसी भी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहे, बल्कि क्या है, दोनों के दोनों इस वक्त हैं नल। दोनों के दोनों इस वक्त हैं नल, यानी इनके पास कोई भी वैलिड नोड नहीं है। रेयर भी नल है और फ्रंट भी नल है। तो अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब है कि एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, यानी रेयर इक्वल्स टू नल है। रेयर इक्वल्स टू नल है तो देखिए मैंने क्या लाइन लिखी हुई है, फ्रंट इक्वल्स टू न्यू नोड। इसका मतलब मैंने क्या करा हुआ है, फ्रंट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो इस सूरत में क्या होगा कि ये जो मैं एक नई नोड बनाऊंगा, से ये मेरी नोड है, ये मेरी नोड है, मैंने एक ऐसी नोड बना दी यहाँ पर, और इसके अंदर ही जो भी है, जो भी हमने नोड बनाई थी, से ये इसमें नल था क्योंकि ये तो लास्ट में लगेगी, और इसके अंदर मैंने 20 रखी। तो अगर ये सिचुएशन है कि लिस्ट मेरी एम्प्टी है, यानी क्यू मेरी एम्प्टी है, क्यू मेरी एम्प्टी है, तो आपको पता है क्यू जब एम्प्टी होती है तो फ्रंट और रेयर दोनों अपडेट होते हैं। इंसर्शन के एल्गोरिथम में नॉर्मली रेयर अपडेट होता है, जो कि हो रहा है स्टेप नंबर 5 में। लेकिन अगर क्यू एम्प्टी हो तो मैं फ्रंट को भी अपडेट करता हूँ। तो इसमें जब नया एलिमेंट आएगा तो उसको फ्रंट को भी पॉइंट करना चाहिए और उसको रेयर को भी पॉइंट करना चाहिए। तो उस केस में अगर देखा जाए तो फ्रंट जब इसे पॉइंट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि एल्स के केस में देखिए क्या लिखा हुआ है, एल्स के केस में क्या लिखा हुआ है कि फ्रंट इक्वल्स टू न्यू नोड। तो इस केस में फ्रंट भी इसे पॉइंट करने लग गया। और फिर अगर मैं कर दूंगा लास्ट स्टेप 5 एग्जीक्यूट करूंगा,
स्टेप 5 एग्जीक्यूट होगा तो रेयर भी इस नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। तो फिर ये दोनों क्या होंगे, फ्रंट इक्वल्स टू भी न्यू नोड आ रहा है, रेयर इक्वल्स टू भी न्यू नोड आ रहा है। क्यों? क्योंकि लिस्ट प्रीवियसली एम्प्टी थी और अब लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है। तो ये जो एल्स वाला केस है ये उसके लिए है कि अगर मेरी लिस्ट एम्प्टी हो तो फ्रंट को भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा और फ्रंट भी मेरी न्यू नोड को ही पॉइंट करेगा, और रेयर ने तो न्यू नोड को पॉइंट करना ही करना है, चाहे वो स्टार्ट में आए, एंड में आए, पहली नोड हो, कुछ भी हो। तो स्टेप 5 तो मस्ट है, लेकिन ये स्पेशल केस एम्प्टी का कि इसमें मुझे फ्रंट को भी न्यू नोड के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, वरना नॉर्मल केसेस यही है, रेयर को के नेक्स्ट में न्यू नोड लगेगी क्योंकि एंड में लगने वाली है, तो ये एल्गोरिथम सेम रहे। ठीक है, बात क्लियर है जी क्लास? उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। और यहाँ पे भी अगर आप देखें इंसर्शन का है, और यहाँ पे भी ओवरफ्लो की पॉसिबिलिटी होती अगर मैं एरे से कर रहा होता, लेकिन चूंकि मैं लिंक लिस्ट से कर रहा हूँ तो यहाँ पे थेरेटिकली मेरे पास इन्फिनिट साइज है, तो मुझे यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली डिलीशन की बात की जाए तो डिलीशन तो क्यू में कहाँ से होती है, फ्रंट से होती है, और फ्रंट इज सेम एज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया स्टार्ट। तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम लगेगा डिलीशन का वो कौन सा लगेगा, बिगनिंग वाला ही लगेगा, यानी सेम एज जैसा कि स्टैक में लगा वैसे यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे डिलीशन हमेशा फ्रंट से होती है, लेकिन यहाँ पे मैं अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करूंगा क्योंकि क्यू एम्प्टी हो सकती है और एम्प्टी क्यू पर डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करने में अंडरफ्लो आता है। तो अगर क्यू फ्रंट इक्वल्स टू नल है, डेफिनेटली फ्रंट नल को पॉइंट कर रहा है, तो क्यू एम्प्टी है, मैं कह दूंगा यहाँ पर अंडरफ्लो, और यहीं पे मेरा प्रोग्राम क्विट कर जाएगा, मजीद आगे नहीं बढ़ेगा। देन अगर ऐसा नहीं है तो डिलीशन के लिए अभी हमने क्या तरीका पढ़ा था, डिलीशन के लिए तरीका वही था कि मैं यहाँ पे एक लाऊंगा टेम्प का पॉइंटर। ठीक है, ये आ गया मेरा टेम्प, तो टेम्प इक्वल्स टू फ्रंट कर दूंगा तो टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, जिस नोट को डिलीट करना है वहां पे आ जाता है टेम्प। ठीक, उसके बाद मैं फ्रंट को अपडेट करता हूँ, फ्रंट को अपडेट करके मैंने बढ़ाना है आगे 20 पे, तो फ्रंट इस वक्त यहाँ पर है, तो ये वाली नोड हमेशा कहलाएगी फ्रंट का नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, तो ये स्टेप बी और सी ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैंने बी पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी तक जो हम सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं उसमें पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं फ्रंट को। खैर, डेटा जो भी था मैंने इसमें से निकाल लिया, 10 था वो मैंने निकाल लिया, सेव कर लिया, किसमें, आइटम में चला गया, तो स्टेप बी भी हो गया, स्टेप ए भी हो गया। अच्छा, स्टेप सी यहाँ पे दो लिखे हुए, फिलहाल मैं इफ वाला केस ट्रू होने की सूरत में कर रहा हूँ, यानी पहले वाला केस, इस केस की बात करूँ। इस केस में अगर देखा जाए, ठीक है, तो फ्रंट और रेयर मेरे इक्वलेंट नहीं है। फ्रंट और रेयर इक्वल ना होने का मतलब यह है कि मेरे लिस्ट में मोर देन वन नोड एग्जिस्ट करती है। फ्रंट और रेयर का अलग अलग नोड्स को पॉइंट करने का मतलब यही है कि मेरी लिस्ट में मोर देन वन नोड एग्जिस्ट करती है, और आप देख भी सकते हैं फ्रंट फर्स्ट पे पॉइंट कर रहा है, रेयर आपकी लास्ट फोर्थ पे पॉइंट कर रहा है। दूसरी डायग्राम में देखें तो फ्रंट 20 को फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, रेयर थर्ड वन को पॉइंट कर रहा है। तीसरी में देखा जाए तो फ्रंट 30 फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है और रेयर 20 यानी लास्ट सेकंड को पॉइंट कर रहा है। तो दोनों सूरतों में, तीनों सूरतों में आप देख रहे हैं कि फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रेयर, दैट मीन्स कि मेरी लिस्ट में मोर देन वन एलिमेंट है, और अपेरेंटली ये देखने से बात भी पता चल रही है। तो इस सूरत में सिंपली मुझे क्या करना पड़ता है, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट कर देना पड़ता है, यानी फ्रंट को जस्ट एक आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास ये देखें क्या कमांड लिखी, फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट का नेक्स्ट, बस ये करना होता है। ठीक है, और जब ये कर दूंगा तो उसके बाद वही वाली बात है, टेम्प को मैं फ्री करा देता हूँ और रिटर्न करा दूंगा आइटम। ठीक है, ये स्टेप बी जो मैंने यहाँ लिखा आइटम इक्वल टू डेटा, मैं चाहूँ इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ जैसे अभी तक लिखता आया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टेप आगे पीछे किया जा सकता है क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल केस। अब एक है मेरे पास स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि चलें यहाँ पे नोड बनी हुई है ना, इधर ही ले लेते, ये नोड है मेरी और इसी को फ्रंट भी पॉइंट कर रहा है और इसी नोड को मेरा रेयर भी पॉइंट कर रहा है, यानी फ्रंट और रेयर एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, आगे जो भी उसे भूल जाए बस। ठीक है, ये अभी फिलहाल इग्नोर कर दें, इसको मैं नहीं देख रहा, और इसमें कोई भी डेटा हो सकता है, से इसमें डेटा है 10। ध्यान रहे मेरे पास लिस्ट में एक ही नोड है, तो फ्रंट भी उसे ही पॉइंट कर रहा है, रेयर भी उसे ही पॉइंट कर रहा है, ये कंडीशन हो गई है फॉल्स।
अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मुझे ये काम करना है, क्योंकि अगर ये इकलौती वाहिद नोड मैं डिलीट कर दूंगा इसमें से, तो उस सूरत में आपको पता है कि मेरा फ्रंट भी अपडेट होगा, मेरा रेयर भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा। उस सूरत में क्या होगा, फ्रंट और रेयर बोथ विल बिकम नल, क्योंकि जब मैं यहाँ से एक ही एलिमेंट है उसको डिलीट कर दूंगा तो फ्रंट भी नल हो जाएगा और रेयर भी नल हो जाएगा। तो इस केस में देखें यही कहा हुआ है फ्रंट और रेयर दोनों को आप नल कर दें, क्योंकि अब लिस्ट में कोई नोड है ही नहीं तो फ्रंट भी नल को पॉइंट करेगा और रेयर भी नल को पॉइंट करेगा। इट इज सेम एज जब हम एरे में करते थे तो हम इंडेक्स को -1 कर देते थे, लेकिन अब लिस्ट में नंबर्स नहीं है बल्कि एड्रेसेस हैं। ठीक है, फ्रंट और रेयर पॉइंटर्स हैं तो इसमें एड्रेसेस हैं, तो एड्रेसेस को एब्सेंस ऑफ एड्रेस को हम नल से शो करते हैं। ठीक है, एड्रेस होना इज अ वैलिड लोकेशन और एड्रेस का ना होना इज नल, यानी एब्सेंस को हम नल से शो करते हैं। जबकि एरे में वैलिड इंडेक्स होती थी पॉजिटिव नंबर और इनवैलिड या इंडेक्स का ना होना हम नेगेटिव नंबर से शो करते हैं। तो दिस ऑपरेशन इज सेम एज फ्रंट एंड रेयर इक्वल्स टू -1। तो यहाँ तो इंडेक्सेस हैं ही नहीं, यहाँ पे पॉइंटर्स हैं, तो पॉइंटर में एब्सेंस ऑफ वैलिड एड्रेस इज कॉल्ड नल, तो हम नल करते हैं। तो यह है वो स्पेशल केस। तो स्पेशल केस दोनों में है, स्टैक में भी है, क्यू में भी है, कि अगर हमारे पास एक ही नोड हो तो क्या होगा, तो ये। और क्यू में भी अंडरफ्लो हमें चेक करना है, क्योंकि क्यू भी हमारे पास ऐसा हो सकता है कि एम्प्टी हो और मैं उस पर मजीद डिलीशन की ऑपरेशन परफॉर्म करूँ, क्योंकि अब देखें फ्रंट और रेयर नल हो गए। अब अगर मैं मजीद डिलीशन करूंगा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मेरे पास ओवर अंडरफ्लो आ जाएगा। तो दैट्स इट, ये था हमारे पास क्यूज। और ये तो अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि क्यू इज द लिंक लिस्ट जिस पर सिर्फ और सिर्फ इंसर्शन एट द एंड एंड डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग, ये दो ऑपरेशन अलाउ हो, यानी ये रिस्ट्रिक्शन के साथ अगर लिंक लिस्ट ऑपरेट करे तो वो कहलाएगी क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। ठीक है, तो स्टैक भी हमने देख लिया रफली, क्यूज भी देख लिया, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और इसके बाद जस्ट हमारे पास है लास्ट टॉपिक जिसमें मैं कोई भी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें आपका लैब प्रोजेक्ट है। तो टाइप ऑफ लिंक लिस्ट में हमारे पास सिंगली हमने कवर कर ली है, दूसरी लिंक लिस्ट होती है डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट और सिंगली में सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर आप इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें तो इसमें डेटा सेंटर में है और उसके लेफ्ट पर भी एक पॉइंटर है जिसे लेफ्ट पॉइंटर कहा जाता है और इसके राइट पर भी एक पॉइंटर है जिसे राइट पॉइंटर कहा जाता है। तो लेफ्ट पॉइंटर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो प्रीवियस प्रीवियस नोड का एड्रेस अपने पास स्टोर करे, और राइट पॉइंटर की जिम्मेदारी बिल्कुल वैसी जैसे अभी तक आई है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस अपने पास स्टोर करे। तो इसमें दो पॉइंटर्स होने के फायदे हैं, लेकिन वही वाली बात है, डबली लिंक लिस्ट दो पॉइंटर का स्पेस रखेगी तो ज़्यादा मेमोरी लेगी, लेकिन इससे कुछ हमारी लॉजिक सिंप्लीफाई हो जाती है जहाँ पे हमें एक्सटर्नल 2 पॉइंटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि डिलीशन एट स्पेसिफिक पोजीशन या डिलीशन एट द एंड के केसेस में हमें एडिशनल पॉइंटर्स बनाने पड़ते हैं। तो डबली लिंक लिस्ट में वो नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में हर नोड अपनी आगे वाली भी और पीछे वाली भी नोड का एड्रेस कंटेन करती है, एम्बेड होता है इसमें, तो इससे वो लॉजिक फेयरली सिंपल हो जाती है। तो ये है डबली लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन, आप एरोस को देख सकते हैं, पहली नोड दूसरे को पॉइंट कर रही है, दूसरी वाली नोड पहले को भी पॉइंट कर रही है और तीसरे को भी पॉइंट कर रही है, और तीसरी नोड सिर्फ और सिर्फ या लास्ट नोड जो सिर्फ और सिर्फ सेकंड लास्ट को पॉइंट कर रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये लास्ट नोड है तो इसके आगे तो कोई नोड नहीं आनी, इसमें नल होगा। और चूंकि ये फर्स्ट नोड है तो फर्स्ट नोड के लेफ्ट साइड पे कोई नोड नहीं आएगी तो इसमें भी नल होगा। तो लास्ट नोड के राइट पर कोई नोड नहीं है और फर्स्ट नोड के लेफ्ट पर कोई नोड नहीं है तो इसमें नल है। और अगर एड्रेसेस की बात देखें तो इसमें देखें स्टार्ट में एड्रेस है ये, तो ये यहाँ पर आ गया, इसके पास एड्रेस है ये 117 80017, तो ये यहाँ आ गया। अब इसके लेफ्ट और राइट में देखा जाए तो लेफ्ट में इसके एड्रेस है 80019, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और इसके अगर राइट में एड्रेस देखा जाए तो है 80021, तो ये यहाँ आ जाएगा क्योंकि 21 का एड्रेस यहाँ है। तो इसमें एड्रेसेस मौजूद हैं और इसमें सिमिलरली 17 का एड्रेस है, तो ये यहाँ इस तरीके से एरोस निकल रहे हैं और इसमें भी एरो यहाँ पर, तो ये। तो डबली लिंक लिस्ट में सिर्फ क्या एडिशनल चीज़ आई है कि इसमें ये हमारे पास एडिशनल लेफ्ट पॉइंटर आ गया है। राइट वाला तो था जिसे हम नेक्स्ट कहते थे, राइट साइड की नोड को पॉइंट करता था, इसमें एडिशनल हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर भी आ गया है
और इसे डबली लिंक लिस्ट इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें डबल पॉइंटर यूज होते हैं, वन फॉर और कीपिंग ट्रैक ऑफ नेक्स्ट नोड एंड वन फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ प्रीवियस नोड। ठीक है, जबकि सिंगली में सिंगल पॉइंटर होता है एंड दैट ओनली कीप्स ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो ये डबली लिंक्ड लिस्ट हो गई। इस पे आपका प्रोजेक्ट है लैब में, तो आप इसको एक्सप्लोर कीजिएगा खुद से और सिंगली के ही एल्गोरिथम को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा डबली लिंक्ड लिस्ट में। और इसके अलावा लिंक लिस्ट को आप चाहें तो सर्कुलर भी कर सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट भी सर्कुलर हो सकती है और डबली लिंक लिस्ट भी सर्कुलर हो सकती है। सर्कुलर कर देने का मतलब ये है कि लास्ट नोड में नल नहीं होगा, बल्कि लास्ट नोड रैप अराउंड होकर वापस कहाँ आ जाएगी, फर्स्ट नोड में आ जाएगी। बस दैट्स द डिफरेंस कि लास्ट नोड में फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। इसकी भी अपनी अपनी एप्लीकेशन है, लेकिन हम बस फिलहाल इसको सरफेस लेवल पे ही देखेंगे कि इसमें बस चेंज क्या आता है कि लास्ट नोड नल नहीं होता नेक्स्ट, बल्कि वापस पॉइंट कर रहा होता है फर्स्ट नोड को। और सिमिलरली डबली में भी देखें तो लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है फर्स्ट को, यानी राइट मोस्ट पे इसके नल नहीं है बल्कि फर्स्ट नोड है। और सिमिलरली डबली में हमने देखा था कि लेफ्ट मोस्ट के फर्स्ट नोड के लेफ्ट मोस्ट पे कुछ नहीं होता, तो इसमें लेफ्ट का एरो यहाँ पे जाके लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये टू वे होती है डबली, तो इसमें दो तरफ से एरो आ रहे हैं। सिंगली में एक तरफ से वो यूनिडायरेक्शनल होती है तो एक तरफ से। तो इन सिंपल वर्ड सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है कि लास्ट नोड वापस फर्स्ट नोड पर आ जाती है सिंगली में, और डबली में क्या होता है बोथ डायरेक्शन है, फर्स्ट वाली लास्ट पे जा सकती है और लास्ट वाली फर्स्ट पर भी आ सकती है। तो वही बात है, इसमें एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है डबली में कि हम फर्स्ट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या लास्ट से, तो एक ही स्टेप में हम फर्स्ट से लास्ट पे पहुंच जाते हैं डबली के थ्रू। जबकि सिंगली में हमें डायरेक्टली पहुंचना मुश्किल होगा, हमें लास्ट पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये यूनी डायरेक्शनल है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में मजीद आपके लिए कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। पहली प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्या है कि इम्प्लीमेंट, अच्छा पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन है जो कि आपको आइडिया हो चुका होगा, लैब में भी है। और फिर ऑल इंसर्शन सिंगली के ऑल डिलीशन लैब में हो जाएगा कवर, ये सी प्लस प्लस में लिखने, और स्टैक और क्यूज के ऑपरेशन जो भी हमने पढ़े इसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हिंट के तौर पे आपको बताया हुआ है कि आप बुक में देख सकते हैं प्रोग्राम्स मौजूद। तो दैट्स इट, यहाँ पर हमारे लिंक लिस्ट का चैप्टर का कंक्लूजन हो गया है। तो अगर किसी को कोई क्यूरीज हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, वरना फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। नो क्यूरीज क्लास? नहीं, ये CLO 2 में ही है। ठीक है, कहीं मैंने CLO 3 मेंशन तो नहीं किया गलती से, CLO 2 का टॉपिक है। CLO 3 में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो फिर मैं लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।